बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द सेल पोइम मिखेल लर्मेंटो की जानिब से ये पोइम लिखी गई है। हम इस पोइम का टेक्स्ट डिस्कस करेंगे, इसके अलावा इसके टेक्स्ट का एनालिसिस करेंगे और इसके टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन भी देखेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। द सेल इज़ वाइटनिंग अलॉन। जो सेल है वो यानी कि एक शिप की बात हो रही है जिसके अकेलेपन का इजहार किया जाता है। इन ब्लू ऑब्सक्योरिटी ऑफ द सी, यानी कि वो अकेली ही जो नीला समंदर है उसमें गर्दिश कर रही है। व्हाट डिड इट लीव इन कंट्री ऑन, इसने अपने मुल्क में क्या छोड़ा या क्यों इसने अपना वतन छोड़ दिया। व्हाट डज़ इट वांट सो फार टू सी, क्या है जो ऐसा ये पाना चाहती है जिसकी वजह से इसने मुल्क को छोड़ दिया। द विंड इज़ स्ट्रॉन्ग, द मेस्ट इज़ क्रिकिंग। हवा जो है वो जो इतनी स्ट्रांग है कि उसके साथ उसे लड़ना पड़ रहा है और वो मुसलसल उसको पीछे भेजती चली जा रही है। द वेव इज़ प्लेइंग विद द वेव, और जो लहरें हैं वो एक दूसरे के साथ अटकलियाँ कर रही हैं। बट नॉट अ फॉर्चून इज़ इट सीकिंग, लेकिन ये किसी भी फॉर्चून के लिए नहीं सफ़र कर रही ये शिप। नॉट फ्राम दिस फॉर्चून इज़ इट्स वे, और ना ही ये किसी खुशकिस्मती की तरफ बढ़ रही है। बाई इट अ स्ट्रीम इज़ ब्राइट एज अयोर, अब ये अयोर जो है वो बिल्कुल ब्राइट स्काई होता है, बिल्कुल क्लाउडलेस स्काई की बात हो रही है। बाय द बीम्स ऑफ सन इट्स वार्म्ड एंड ब्लेस्ड, यानी कि जो ये इसकी जो स्ट्रीम है सेल की वो बिल्कुल गर्म हो चुकी है सन की बीम्स की वजह से, सूरज की किरणों की वजह से। बट इट इज़ सीकिंग गेल्स एज ट्रेयर, लेकिन ये गेल्स को ढूंढ रही है कि इसको कोई खजाना मिल जाए, यानी कि इसको कोई रेस्ट मिल जाए शिप को। एज इफ द टेम्पेस्ट गिव अ रेस्ट, यानी कि अगर कोई टेम्पेस्ट इसको मिल जाए तो यानी कि सेल को या शिप को आराम करने का, रेस्ट करने का मौका मिल जाए। तो ये तो हमने इसको देखा लाइन बाय लाइन इसका क्या तर्जुमा बनता है। अब जाहिर सी बात है कि ये शिप जो है वो ये सिंबॉलिक लेवल पे बताया गया है, ये मिखेल लर्मेंटो की जानिब से लिखी गई है। तो अब इसके क्रिटिकल एप्रिसिएशन को देख लेते हैं। मिखेल लर्मेंटो की जानिब से ये पोइम लिखी गई है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि मिखेल लर्मेंटो एक रोमांटिक पोइट है। रोमांटिक पोइट्स का सबसे जो प्रोमिनेंट करैक्टरिस्टिक है वो ये है कि वो सब्जेक्टिव पोइट्री लिखते हैं। तो इसकी भी जो ये पोइम है वो सब्जेक्टिव है। ये पोइम बताती है उसकी पर्सनल फीलिंग्स, उसकी पर्सनल एक्सपीरियंसेस को, और जो पॉलिटिकल और सोशल कंडीशंस उस वक्त प्रिवेल कर रहे थे रशिया के अंदर, उनको भी बयान करती है। तो ये पोइम उसने उस ईयर में लिखी जब उसको मॉस्को से निकाल दिया गया था, बैनिश कर दिया गया था, और फिर इस वजह से कि उसने अलेक्जेंडर पुश्किन के हक़ में बहुत ज़्यादा पोइम्स लिखी थी। ऑन द डेथ ऑफ अ पोइट उसने पोइम लिखी थी फॉर अलेक्जेंडर पुश्किन की डेथ के बाद। और जाहिर सी बात है कि अथॉरिटीज़ जो हैं उनको उसके अंदर उसने क्रिटिसाइज़ किया था, ब्लेम किया था, उस वक्त ये गवर्नमेंट को ब्लेम किया था। ये पोइम उस इंटेलिजेंसिया जो है, जो उस वक्त के लोग हैं बोलने वाले, इजहार राय करने वाले, उनको भी फ्रीडम ऑफ स्पीच मैसर नहीं था गवर्नमेंट की जानिब से, तो उनके स्टेट ऑफ माइंड को भी ये बयान करती है। तो उस हवाले से उस सारे सिनेरियो के अंदर जब इस पोइम को आप देखेंगे तो आपको पोइम की समझ आएगी कि एक सेल जो है वो ये कह रही है, शिप जो कह रही है वो निकल चुकी है अपने मुल्क से और वो अकेली है, यानी कि वो ये लर्मेंटो है जिसको निकाल दिया गया है अपने मुल्क से। और वो कहते हैं कि क्यों निकली है वो अपने मुल्क से। व्हाट डज़ इट वांट सो फार टू सी, ये क्या पाना चाहती है। तो एक लिरिकल हीरो जो होता है, एक लिरिकल जो पोइट होता है, उसका ड्रीम होता है फ्रीडम की बात करना, हर वो बात करना जो वो करना चाहता है, और अपने मुल्क में उसको वो मैसर नहीं थी। इसलिए जब उसको निकाला गया, उसको जलावतन किया गया, तो उसने कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई, क्योंकि वो फ्री माइंड के साथ पोइट्री लिखना चाहता था। वो अपने आइडियाज़ को अवाम तक प्रेजेंट करना चाहता था और बताना चाहता था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कितना ज़रूरी है। ये उस हवाले से हम इस पोइम के हवाले से देख सकते हैं कि यानी कि इसकी डिफरेंट लेवल्स पे इंटरप्रिटेशन की जा सकती है कि उस वक्त ये जो सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस सोसाइटी की थी अलेक्जेंडर पुश्किन की डेथ के बाद, उसको भी बयान किया जा रहा है। और सिर्फ उसके अपने नहीं, बाकी जो इंटेलिजेंसी है, बाकी जो तमाम इजहार राय करने वाले लोग हैं, उन लोगों की क्या हालात थे, उन लोगों को भी कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच मैसर नहीं थी, और वो भी बस जो है वो गवर्नमेंट के दबाव में आके बोलने से रुक जाते थे सच्चाई, जो कि उस वक्त एक सिचुएशन ऑफ ऑप्रेशन थी। उस हवाले से ये पोइम जो है वो लिखी गई है। और इस पोइम के जो थीम है, मेन थीम है, उसके ऊपर बाद में जो है वो नावल्स भी लिखे गए मुख्तलिफ। और इसने एक जहद फराहम की रशियन लिटरेचर को कि उन्होंने जो है वो जो
ऑपरेशन है और ये जो रेजिस्टेंस फ्राहम की सोसाइटी को, और जो ऑपरेशन है इसको ख़त्म करने के लिए अपना एक लिटरेचर फ्राहम किया, और जिस रशियन रेवोल्यूशन ने ज़ोर पकड़ा और उसके बाद हमने देखा चेरी आर्चर के अंदर की जो चेंज आया वो कैसा था। तो ये इस हवाले से हम सारा इसको देख सकते हैं, यानी कि मिकेल लरमेंटो का इस सिलसिले में काफ़ी हाथ था। इसके अलावा चूँकि ये रोमांटिक पोइट है तो लॉनलीनेस भी हमें इसके अंदर जो है वो नज़र आती है। इस पोइम के अंदर भी, उसकी पोइट्री के अंदर भी, कि थीम ऑफ लॉनलीनेस को इसके अंदर वो दिखा रहा है कि एक सेल है जो कि अकेली है और उसका साथ कोई भी नहीं है। यानी कि बहुत ज़्यादा लोग, जब गवर्नमेंट का दबाव था तो वो दब जाते थे और बात नहीं करते थे सच्चाई की, लेकिन ये करता रहा और इसके बाद आखिरकार इसको वतन से निकाल दिया गया। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस फिर उसको भुगतने पड़े थे। तो इस बैकग्राउंड में ये पोइम लिखी गई है द सेल, जिसको हम इस हवाले से देख सकते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लें पोइम का, तो पोइम इज़ रिटन इन स्टैंजा फॉर्म। इट हैज़ 3 स्टैंजाज हैविंग 4 लाइन एग्जैक्टली, एंड इट हैज़ अल्टरनेटिव, इसकी स्कीम है एक ए बी सी डी इसकी जो है वो रेम स्कीम है। इसके अंदर एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंस, एसोनेंस की जो टेक्निक्स हैं, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो इसके अंदर यूज़ किए गए हैं, यानी कि रिमिंग स्कीम में ये पोइम लिखी गई है। तो ये उसका कुछ स्ट्रक्चर था, उसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन थी, लाइन बाय लाइन उसका क्या तर्जुमा बनता है और इसके अलावा इसका क्या पॉलिटिकल और सोशल बैकग्राउंड था, ये इस हवाले से हमने इस पोइम के अंदर डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो की समझ आ गई होगी, पोइम की समझ आ गई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।